जय माता दी बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक है? पहले क्या पढ़े थे? डिटरमाइनस हो गया था ना। आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? पार्टिकल्स, राइट। आज का कॉन्सेप्ट है पार्टिकल्स। क्या बेटा? पार्टिकल्स सुना है? चलो, पार्टिकल्स, राइट। कॉन्सेप्ट है आपका एनीथिंग which is remaining right, anything which is remaining। अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए कि पार्टिकल्स में मतलब क्या है, राइट। सॉरी, एनीथिंग विच इज रिमेनिंग, राइट। जब हम आप सेंटेंस लिखते हैं तो कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसका उस सेंटेंस में कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होती है। आई बस उसमें कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होती है, वो किसी के साथ आते हैं या किसी के जिसके साथ आते हैं वो मीनिंग कैरी करता है। उसके पास एट्रीब्यूट्स होंगे किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोई भी एट्रीब्यूट शेयर नहीं करते किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ये जान लीजिएगा, फिर से सुन लीजिए। जो पार्टिकल्स होंगे वो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई भी एट्रीब्यूट शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। अभी हम आप देखेंगे कि कैसे हम समझेंगे कैसे जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, राइट। तो एक रास्ता आपको दिखाया जाएगा, बाकी ये सफर बहुत लंबा है आप जानते हैं, राइट। तो चीजों को जानना पहचानना सीख जाइए, फिर अपना प्रैक्टिस करते रहिए, क्लियर ना। तो पार्टिकल्स भी होते हैं, राइट। तो पार्टिकल्स से क्या समझेंगे आप? कुछ ऐसे वर्ड्स सेंटेंसेस में जिनका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए कहा गया एनीथिंग विच इज रिमेनिंग। कुछ भी ऐसा जो शेष के तौर पर लिखा गया है, राइट, जिसका कोई लिटरल मीनिंग, लिटरल कोई एट्रीब्यूट नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। तो कुछ चीजें, पहली चीज ध्यान दीजिए, नो लिटरल मीनिंग। कोई भी लिटरल मीनिंग इसकी नहीं होगी, किसकी? पार्टिकल्स की, ठीक है। दूसरा, नो इन्फ्लेक्शन। इसमें इन्फ्लेक्शन भी नहीं होगा, कहने का मतलब इसकी फॉर्म्स चेंज नहीं होती, क्लियर। आगे एक सेंटेंस आप देखिएगा एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। दे हैव टेकन they have taken down they have taken down the important points, the important points, ठीक बेटा। they have taken the important points। अब इसमें तो थोड़ी देर सोचिए और आप ये जानने का प्रयास करें कि इसमें कौन सा वर्ड पार्टिकल हो सकता है, राइट। थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर दो, खुद का एफर्ट दो, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं, क्लियर। सोचो। डाउन और कुछ?
बोलिए। पहली चीज तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, क्या है टेकन डाउन, राइट। मीनिंग क्या होगी टेकन डाउन की, यहां लिखते हैं। टेकन डाउन की मीनिंग है टू मूव समथिंग, राइट बेटा, इन अ, टू मूव समथिंग इन अ लोअर पोजीशन, राइट बेटा, टू मूव समथिंग इन अ लोअर पोजीशन, यानी कि दे हैव टेकन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। उन्होंने नीचे कर दिया, छोड़ दिया, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा। दे हैव टेकन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहने मतलब टू मूव समथिंग इन अ लोअर पोजीशन, किसी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान, समझ में आई बात ना। दे हैव टेकन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहां पर टेकन डाउन आपको लग रहा होगा, दे हैव टेकन डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको लग रहा होगा फ्रेजल वर्ब, राइट। याद है कुछ, क्या याद है? फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है? फ्रेजल वर्ब में आपको बताया गया था बेटा, आप लोग पहले सोचो क्या क्या बताया गया था। सोचो सोचो तो तुम कुछ, हम्म फ्रेजल वर्ब क्या बेटा? फ्रेजल वर्ब, राइट। फ्रेजल वर्ब कैसे बनेगी? मेन वर्ब में या फिर वर्ब में, राइट बेटा, क्या ऐड करेंगे आप? प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, राइट। मेन वर्ब में प्रीपोजिशन या फिर आप एडवर्ब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगी बेटा? फ्रेजल वर्ब, राइट। मेन वर्ब की या फिर उस वर्ब की मीनिंग अलग होती है, वो वर्ब जैसे ही क्या बनेगी, सॉरी मुझे लगा कि क्या है यार, हाँ मुझे लगा कोई जानवर है मैं तो डर गया। हाँ? तो मेन वर्ब, जो वर्ब होती है बेटा मेन वर्ब, उसकी मीनिंग बिल्कुल अलग होती है ना। जैसे गिव मतलब क्या होता है बेटा? देना। गिव मतलब क्या होता है? देना। अब उसमें आप जोड़ दीजिए गिव अप, गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है बेटा? त्यागना या फिर छोड़ना। क्या होता है? त्यागना या फिर छोड़ना, राइट। तो जब तक वो क्या थी, मेन वर्ब थी, उसका मतलब देना हो रहा था, राइट। लेकिन जैसे ही आपने उसमें किसी भी मेन वर्ब में आप प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा दोगे तो उसके फॉर्मेशन से क्या बनेगी? फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब की जो मीनिंग होती है वो पूरी तरीके से क्या होती है? अलग होती है, चेंज होती है। इतना समझ में आया? कुछ वैसा ही दिख रहा होगा आपको, राइट ना। इसको आप फ्रेजल वर्ब कह लीजिए, राइट। दे हैव टेकन डाउन। अच्छा, टेकन डाउन या फिर यहां तक अगर हम ले लें हैव टेकन डाउन, राइट, कौन सा फ्रेज बनाएगा अंशिका? हैव टेकन डाउन कौन सा फ्रेज बनाएगा? हाँ वर्ब फ्रेज बनाएगा, हमेशा याद रखना। कौन सा फ्रेज बनाएगा? वर्ब फ्रेज बनाएगा, राइट। ये वर्ब फ्रेज है, क्लियर। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे जो डाउन है ना, क्या बेटा? डाउन, इसी को हम आप पार्टिकल्स कह रहे हैं। इसी को हम आप क्या कह रहे हैं बेटा? पार्टिकल्स कह रहे हैं, ध्यान समझना, राइट। रीजन, क्योंकि इस सेंटेंस में डाउन की कोई मीनिंग
कोई एट्रीब्यूट नहीं है एक्चुअली, कोई एट्रीब्यूट नहीं है। मतलब यहां पर इसको ना आप प्रीपोजिशन जस्टिफाई कर पाओगे और ना ही एडवर्ब जस्टिफाई कर पाओगे। आई बात समझ में? क्लियर? तो ऐसे ही वर्ड्स को हम आप क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। क्लियर? अभी जब हम और आगे चलेंगे तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, राइट? फ्रेजल वर्ब जब आप बनाते हैं ना तो वहां पर जो प्रीपोजिशन या जिस एडवर्ब की आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत कोई एट्रीब्यूट शेयर नहीं करते, राइट? तो ऐसे ही वर्ड्स को हम आप क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। इतना क्लियर हो रहा है ना? आगे चलें, एक वन बाय वन चीजें समझते चलिए। जैसे दूसरा सेंटेंस हमारे पास, द टीयर्स रोल्ड डाउन, द टीयर्स rolled down his cheeks, his cheeks मतलब समझ रहे हो ना? गाल। cheeks मतलब क्या? गाल। और दो एक सेंटेंस और हमारे पास, द मैन फेल डाउन, द मैन फेल डाउन। ठीक है? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप। ये जो डाउन है, इसके पहले जो डाउन सेंटेंस था वो वहां पे न तो प्रीपोजिशन था और ना ही एडवर्ब था। ठीक है ना? ये समझ लीजिए, ये प्रीपोजिशन है। क्या बेटा? प्रीपोजिशन। टीयर्स रोल डाउन, आई बात समझ में? नीचे की तरफ, क्लियर ना? कहा? हिज चीक्स, उसके गालों से जो आंसू थे, टीयर्स मतलब क्या? आंसू, वो रोल डाउन हो रहे थे, मतलब नीचे की तरफ, राइट? क्लियर? तो द टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स, ये हो गया प्रीपोजिशन। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में फंक्शन करेगा एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का। अमित जरा बताइए तो, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो फंक्शन किसका कर रहा है सेंटेंस में? एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का? रोल मतलब समझ रहे हो ना? गिरना, लुढ़कना। ठीक है? V2 है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर? हाँ, क्यों कर रहा है? बोलो भाई, दो तो करेगा ही ना, या तो एडजेक्टिव पे करेगा या तो एडवर्ब का करेगा। अब यहां बुझना नहीं है कि एक लोग एडवर्ब बता दो, एक लोग एडजेक्टिव बता दो। ओनली वी हैव टू ऑप्शंस, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। तो मसला ये नहीं है कि क्या बनेगा, बनेगा तो क्यों बनेगा। अगर वो एडजेक्टिव है तो क्यों है, एडवर्ब है तो क्यों है। तो जैसा कि आपने कहा एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है तो क्यों? दिमाग तो लगना नहीं है, ये है वर्ब। ठीक है? और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो वेयर का आंसर है। किसका आंसर है? वेयर का। जैसे जो टीयर्स गिरे हैं या लुढ़के हैं, जो भी आप कहना चाहो कह लो, वे कहा? वेयर का आंसर है ना, हिज चीक्स। जैसे ही वेयर से आप क्वेश्चन करोगे तो तुरंत आंसर आपको क्या मिलेगा? हिज चीक्स, उसके गालों पे ही ना। आई बात समझ में? और वेयर का आंसर हमेशा क्या होगा? एडवर्ब होता है। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है और मॉडिफाई ये वर्ब को कर रही है।
क्लियर? क्योंकि एडवर्ब या तो वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर सेंटेंस में आए हुए दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करता है। क्लियर है ना? उसके बाद ये हमारी वर्ब है, इसके पार्ट्स आप स्पीच बताइए। वहां भी डाउन था, यहां भी डाउन है। वहां तो प्रीपोजिशन था, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेगा, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। हिज क्या था? डिटरमाइनर था, आप जानते हो ना। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, बिल्कुल सही, राइट प्रज्ञा। डिटरमाइनर और ये नाउन क्या बन गया? नाउन फ्रेज। क्या बन गया? नाउन फ्रेज बन गया। क्लियर है? ये वर्ब है। द मैन फेल डाउन मतलब आदमी नीचे गिर गया, ऐसा कुछ, राइट? फेल एक वर्ब हो गई बेटा, राइट? कहाँ गिरा? डाउन ने मॉडिफाई किसको किया? वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब। किसका आंसर है? वेयर का। तो कौन सा होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर का आंसर हमेशा कहाँ आता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर है ना? तो 3 सेंटेंसेस थे जहां पे आपने डाउन को देखा। तो पहले सेंटेंसेस में आप डाउन को एज अ प्रीपोजिशन या फिर एज एन एडवर्ब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो वहां पे ना तो प्रीपोजिशन था और ना ही एडवर्ब था, राइट? अभी हम आप समझेंगे, आपके दिमाग में बार बार चल रहा होगा तो अगर वो फ्रेजल वर्ब थी, क्योंकि वैसे ही फॉर्मेशन दिख रहा था हमको, राइट? तो अभी मैं आपसे आगे बात करूंगा कि जो फ्रेजल वर्ब्स में हम आप एडवर्ब या प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वो क्या है एक्चुअली। समझ रहे हो ना? इस वाले सेंटेंस में जो डाउन था वो क्या था? प्रीपोजिशन। वो एक पर्टिकुलर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां पर इसका कुछ मतलब है, कुछ एट्रीब्यूट शेयर करता है, कर रहा है। समझ गए ना रीजन? यही प्रीपोजिशनल फ्रेज अपने ऑब्जेक्ट को लेकर क्या बना डालेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बना डालेगा। समझ गए ना? और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगी। और ये यहाँ पर डाउन ही चीज क्या है? एडवर्ब है। अगर एक लाइन में आप जानना चाहते हैं तो क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेयर का आंसर है। क्यों है आपको पता है, राइट? क्योंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में ये तो एडजेक्टिव का फंक्शन करेगी, ये तो एडवर्ब का करेगी। क्लियर है? फिर एक सेंटेंस लिखा गया कि द मैन फेल डाउन। द मैन फेल डाउन। द मैन क्या था? नाउन फ्रेज था, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। और नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। फेल डाउन, फेल क्या है? वर्ब है। गिरा, कहां गिरा? नीचे गिरा। तो डाउन ने मॉडिफाई वर्ब को कर दिया, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। वेयर का आंसर है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? आगे चल। ठीक। पार्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? ठीक। अब आपको ध्यान ये देना है कि जो आर्टिकल्स होते हैं, क्या बेटा? आर्टिकल्स, यानी ए एन द डेफिनेट आर्टिकल हो, ए और ए एन क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है, राइट? ये होते हैं बेटा पार्टिकल्स। एक्चुअली क्या होते हैं? पार्टिकल्स। हमेशा नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी होते हैं। कब होंगे वो समझ लीजिए। बिकॉज almost they have no literal meaning. They have no literal meaning. समझ गए ना? कभी कभी सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि उस आर्टिकल का, चाहे वो ए हो, एन हो, चाहे द हो, उसका कोई लिटरल मीनिंग एक्चुअली होता नहीं, राइट? कभी कभी जब भी सेंटेंसेस में आप आर्टिकल को ऐसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ऐसे आपको मिल रहा है कि जब उसका कोई भी लिटरल मीनिंग कन्वे
नहीं हो रहा है। तो वहां पर जबरदस्ती ना करिए। जरूरी नहीं कि अगर ए एन द आ गया तो हमेशा मीनिंग कोई एट्रीब्यूट शेयर ही करेगा वो आपसे, जरूरी नहीं है। तो कभी कभी ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो कोई भी एट्रीब्यूट शेयर नहीं करते, राइट। इसीलिए वो कभी कभी या लगभग आप कह सकते हैं, क्योंकि वो लगभग कोई भी लिटरल मीनिंग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहेंगे, पार्टिकल्स कहेंगे। ये क्लियर है? अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या समझना है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। पार्टिकल्स में ही अभी हमने देखा कि जब हम आप फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फ्रेजल वर्ब, तो क्या होता है, वही मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। अब देखिएगा, तो ये जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब है, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब में ये जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब्स होते हैं ये पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, राइट, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब में मेन वर्ब में आप क्या लगा रहे हो, प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, तो ये जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब लग रहा है ये क्या है, पार्टिकल है, राइट। क्यों है ये भी समझ लीजिए, बिकॉज एडवर्ब ऑफ रीजन ना, कंजंक्शन भी है ना, ठीक है, बिकॉज रीजन ही तो बताता है। अब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानो, ठीक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कारण बताता है। क्या बताता है, कारण, हाँ, कारण का वह नाथ मोहि मारा और मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, है कि नहीं, नहीं समझे, अरे कुछ पढ़ लो, अपनी संस्कृति भूलिए मत। तो बाली को जो है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मार दिया, ठीक है, तो प्रभु जाते हैं बाली के पास, तो बाली ही कहते हैं कारण कोई है नाथ मोहि मारा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। का कारण महाराज हमका ठेल दे, हमको आपने मार दिया, क्या कारण क्या था, मेरी आपकी क्या दुश्मनी थी, मैंने आपका क्या नुकसान किया, मैं आपका कैसे दुश्मन हो गया, बैरी मतलब दुश्मन, और सुग्रीव आपको क्या हो गया, प्यारा हो गया, कारण आप समझ गए ना, तो बिकॉज, क्योंकि, तो उन्होंने फिर कारण बताया होगा प्रभु ने, हाँ, जाके देखिएगा आज, हाँ, क्या कारण बताया गया, बिकॉज दे डोंट शेयर, बिकॉज दे don't share any kind of attribute, any kind of attribute of remaining parts of speech। क्लियर है? कारण ये है कि ये जो प्रीपोजिशन है एडवर्ब है फ्रेजल वर्ब में, देख रहे हो ना, डोंट शेयर एनी काइंड ऑफ एट्रीब्यूट, ये किसी भी प्रकार का कोई भी एट्रीब्यूट शेयर नहीं करते, किसका, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का, जो भी बची हुई इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं उसमें से कोई भी, ये कोई भी एट्रीब्यूट शेयर नहीं करते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का कोई गुण नहीं होता है, राइट, कोई विशेषता नहीं होती है, कोई क्वालिटी नहीं होती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, राइट, ना इनकी कोई लिटरल मीनिंग होती है और ना इनका कोई इन्फ्लेक्शन होता है। ऐसा भी नहीं कि लिटरल मीनिंग दे रहे हैं चलिए ठीक है इनका हम फॉर्म चेंज कर लेंगे, नहीं होता है। आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे
कीप ऑन, ये भी एक तरह की फ्रेजल वर्ब है। आप जब कुछ करते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं तो कीप में ही करते हैं। रीजन, क्योंकि वही तो वर्ब है ना, वो इन्फ्लेक्शन लेगी ना। वह खाता रहता है, ही कीप्स ऑन ईटिंग। हाँ, वह बोलता रहा, ही केप्ट ऑन। किया ना आपने, तो इन्फ्लेक्शन किसने लिया? वर्ब ने लिया। ऑन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। वो कुछ कर रहा है क्या? वो कोई मीनिंग, लिटरल मीनिंग कोई करी कर रहा है? नहीं, वो बस फॉर्मेशन का एक पार्ट है, उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है कि ऑन वहां पर कोई लिटरल मीनिंग दे रहा है। वो उसका लिटरल मीनिंग तब होगा जब वो उससे अलग होगा, जब वो प्रॉपर अपने फॉर्म में आएगा। प्रॉपर अपने फॉर्म का मतलब प्रॉपर उसका एक एट्रीब्यूट होगा, एक पर्टिकुलर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी, और उस स्पीच का कोई फंक्शन भी होगा। प्रीपोजिशन जब वो बनेगा, प्रीपोजिशन बनेगा तो अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। अपनी बात समझ पा रहे हो ना, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो मैं कहना आपसे यही चाहता हूं कि जो फ्रेजल वर्ब में हम आप प्रीपोजिशन या एडवर्ब का यूज करते हैं, वो एक्चुअली होते क्या है? सब पार्टिकल्स होते हैं, राइट? उनका कोई मतलब नहीं होता, कोई लिटरल मीनिंग नहीं होती, और इन्फ्लेक्शन तो कतई नहीं लेते। आप जो भी करते हो वर्ब में करते हो, आप पढ़ चुके हो टेंसेस में, राइट? कोई दिक्कत? अब इसके साथ साथ एक कुछ चीजें और जान लीजिए। हेड बेटर आपने सुना होगा ना, सजेशन देता है हेड बेटर, तुम्हारा ये करना ज्यादा अच्छा होगा, वो करना ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कुछ सजेशन, सुझाव, राइट? तो हेड बिटर में ये जो बिटर है, ये क्या है? पार्टिकल है, राइट? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ये क्या है? पार्टिकल है, कोई लिटरल मीनिंग नहीं करने करेगा। आई बस में हेड बिटर क्लियर ना? जब ये एडजेक्टिव बनेगा तब तो हो जाएगा ना, क्योंकि वो डिग्रीज, एडजेक्टिव में क्या होती है? डिग्रीज, और डिग्रीज होगी फॉर्म चेंज होगी होगी, राइट? जैसे पहला ऑप्शन। दूसरा ought to, क्या? ought to, ought to में इस टू का कोई मतलब नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ought to में इस टू का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम आप क्या बोलेंगे? पार्टिकल बोलेंगे। लैंग्वेज का एक पार्ट है। आप मूवी देखते हो ना, बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनका कोई बहुत खास मतलब नहीं है, मतलब आपको ये भी लगता है कि अगर ये ना आते तो कोई बहुत ज्यादा कुछ उखड़ने वाला नहीं था, मतलब कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन फिर कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि नहीं यार, थोड़ा सा मतलब बेहतर हो गया ना। जैसे अगर कोई गिरा, कहीं मार धाड़ हो रही है मार्केट में, हीरो कसम खा रहा है अगर, तो अगर मान लो हीरो का बाप मरा है, उसके चिता जल रही है और सिर्फ हीरो खड़ा है अकेला, तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। देखो कुछ लोग खड़े होते हैं और कैमरे में उनकी फोटो भी साफ नहीं होती, वो सब पार्टिकल्स हैं। समझ गए ना? वो सब क्या है? वो सब पार्टिकल्स हैं, वो बस उस मूवी का हिस्सा है। जिंदगी भर ये कह सकते हैं कि अरे मैंने उस मूवी में काम किया, ये नहीं बताएंगे कि क्या काम था, कि बस वैसे खड़े होना था और हम फोकस में भी नहीं थे। हाँ, कहाँ थे ये भी नहीं पता था, बस हम जानते हैं, बस हम जानते हैं कि हम थे। समझ गए ना? तो वो पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे ही इस टू का कोई मतलब नहीं है, आप जानते हो। मेन वर्ड क्या हमारा? ऑट है, पढ़ा ना आपने? शुड, ऑट, टू, मस्ट, पढ़ा ना आपने? वही चीज। तो ये टू क्या है बेटा? पार्टिकल है, राइट? जैसे एक सेंटेंस लिखे आप अगर, यू हैड बेटर, यू हैड बेटर स्टे देयर, स्टे देयर मतलब तुम्हारा वहां रुकना अच्छा होगा। सजेशन देख, हाँ हैड बेटर बेटा समझ लो, ये सजेशन ही है। क्या है? सजेशन। समझ रहे हो ना? तुम्हारा वहां रुकना अच्छा होगा, तुम्हारा इस गाड़ी से जाना अच्छा होगा। आप मेरी बात समझ गए ना? तो हैड बेटर, क्लियर? सजेशन जब देना हो तो हैड बेटर, क्लियर? तो हैड बेटर में ये बेटर क्या है बेटा? पार्टिकल है। आई बात समझ में?
कोई इशू, कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइए, क्योंकि मेरी बात पूरी हो चुकी है, मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली। आई हैव डन माई जॉब एक्चुअली। क्लियर है? पार्टिकल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बहुत, जैसे आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, फ्रेजल वर्ब जब आप बनाते हो तो जो प्रीपोजिशन है एडवर्ब है ना, हैड बेटर में बिटर है, राइट, और टू में टू है ना, ऐसे ही हैज टू हैव टू कंपल्सन शो कर रहा है ना, कंपल्सन शो कर रहा है, और टू, आप मेरी बात आप समझ गए ना? जैसे हैज टू से हम कंपल्सन शो करा दे रहे हैं, हैव टू से हम कंपल्सन शो करा दे रहे हैं, राइट, लेकिन क्या उस टू का, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्या उस टू का ऑब्जेक्ट आएगा? बोलो। अगर आप उसे एज अ प्रॉपर प्रीपोजिशन कंसीडर करो तो सेंटेंस क्या लिखते हो आप? यू हैव टू गो। तो क्या वो गो नाउन है? तो ऑब्जेक्ट बनाओगे किसका? प्रोनाउन भी नहीं है, तो यहां पर इसने कहां लिया ऑब्जेक्ट? मेरी बात समझिएगा। एंड यू गो टू मार्केट, प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन। ये समझना पड़ेगा, ये अंडरस्टैंडिंग जब आप डेवलप करेंगे तब ये चीजें समझ में आएगी, राइट। लैंग्वेज को जब हम आप सीखना शुरू करेंगे, एकदम प्यार से समझने का प्रयास करेंगे ना, तो समझ में आएगा, राइट। जैसे हमने रट लिया कि हैज टू कंपल्सन, हैज टू हैव टू, रटिए मत, थोड़ा सा फील करिए, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? सिचुएशनल होती है। क्या होती है? सिचुएशन। जैसे आपने कहा कि मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर, सम काइंड ऑफ नेसेसिटी, राइट, कंपल्सन एक्चुअली, राइट। लेकिन अगर आप यहां पर ये बोलें, सेंटेंस अगर आपका ये हो कि मुझे मम्मी से बात करनी है, मैं अगर आपसे कहूं, मैं ही आपके सामने हूं और मान लीजिए वी आर रूममेट्स एक्चुअली, राइट, तो मैं आपसे कह रहा हूं यार मुझे वहां जाना होगा या मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, राइट। ये तो एक कंपल्सन है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैंने दूसरे दिन आपसे ये कहा यार मुझे मम्मी से बात करनी है भाई, तो मम्मी से बात करनी है, कंपल्सन है ये। यहाँ ये बोलोगे आई हैव टू टॉक मदर, तो रटते रहो, करनी पड़ती है, करनी पड़ती समझ में आ रहा है, लेकिन उसको हम नानी ने के फॉर्म में बोल सकते हैं ना, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, यही बोलते हो ना, ये कंपल्सन हो सकता है। लेकिन अब हर चीज में उंगली मत करो भाई, इसका यूज करो। आप अगर ये बोलेंगे कि मुझे मम्मी से बात करना है, मुझे पापा से बात करना है, मुझे गुरु जी से बात करनी है, यार मुझे अपने भाई से बात करनी है भाई प्लीज, क्या कंपल्सन है क्या? भाई से बात नहीं करोगे तो AK-47 लेके बैठा है, हाँ? यहाँ पे इसका मतलब क्या है बेटा जानते हो? आप बात करना चाहते हैं, इस कर, यहाँ अगर आप सेंटेंस ये है कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैं यही बोलूंगा आई वॉन्ट टू टॉक टू माई मदर। यहाँ पर ये मैं नहीं बोलूंगा कि आई हैव टू टॉक टू माई, आई हैव टू टॉक टू माई मदर या आई हैव टू टॉक माई मदर। अब मेरी बात समझ पा रहे नहीं? मैं सीधा सीधा बोलूंगा। अब वही सेम सेंटेंस है ना, मुझे वहां जाना है कंपल्सन है, मुझे मम्मी से बात करनी है, मेरी अपनी फीलिंग है, मैं मतलब बात करने का मेरा मन कर रहा है, मैं बात करना चाहता हूँ, ये मतलब है। आप वांट का यूज करेंगे यहाँ पर, हैज टू हैव टू नहीं लाएंगे यहाँ पर, समझ गए ना? ठीक है, तो ये चीज, अब ये चीज धीरे धीरे आपको क्या करनी पड़ेगी? डेवलप करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ वह बाजार जाता है और मैं देख रहा हूं में ING नहीं लगे, मतलब हमको ऐसा लगता है वाह, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसलेशन हम यही, मतलब ट्रांसलेशन करना ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। इस तरीके से तो हम इंग्लिश सीखना सीख रहे हैं। मैक्सिमम आज लगभग 8-9 साल से मैं ये देख रहा हूँ बच्चों में, मतलब मैं देख रहा हूँ ट्रांसलेशन, बताइए
अगर किसी बच्चे ने गलती से कह दिया आई एम सीइंग ना, तो मतलब जैसे सियारे के झुंड देखे है ना, वैसे इकट्ठे होकर पीछे पड़ जाते हैं। कहाँ पढ़ा था, गलत है। अरे ठीक है, क्या गोली मार दोगे यार, कौन सी मतलब, ठीक है बहुत बड़ी बात होगी, तुम्हें पहले पता था, किसी ने बता दिया, अब तुम पो 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 कर रहे हो और तुमको लग रहा है वाह होगी। ठीक है, और जब टेस्ट लिया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, तो 50 में 50 आप करेंगे, नहीं 46 48 पक्के हैं। आपको भी लगता है देखिए पूरा जितना क्वेश्चन पेपर आता है 100 मार देता हूं मैं, घर वाले भी मगन, तुम भी मगन। जब ढंग का क्वेश्चन तुम्हारे सामने होगा ना बेटा, तो समझ में आएगा। इसलिए हमेशा सीखिए, समझिए, दिल दिमाग ओपन रखिए। आई बस समझ में ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करिए, रीडिंग स्किल अपनी डेवलप करिए। अगर हम आप ये सोच रहे हैं कि हमको आपको बहुत अच्छी रीडिंग आती है, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए आप इंग्लिश का, ऑडिटोरियल पेज पे आप जाइए, ठीक है, करिए रीडिंग, फिर आपको एहसास होगा कि कितनी रीडिंग आती है आपको। ठीक है ना, फिर आपको ये भी एहसास होगा कि हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव, सब एहसास हो जाएगा, परेशान मत होइए। ये जो अभी देयर वाज अ किंग एंड ही लिव्ड हैप्पीली, ये मतलब तुमको लग रहा है कि वाह यार वाह आई हैव डन, हाँ, और इसके बाद क्या सर 5 सेंट्रल आइडिया तैयार किया, सर लॉन्ग आंसर तैयार है, तैयार नहीं है बेटा, हाँ, दिन रात एक करके उल्टा सीधा होके पता नहीं क्या क्या करके उसको रट्टे हो तुम, और उसे से भी 4-5 जगह ऐसे अंडरलाइन कर दिया जाए, चलो बता दो, थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दो, उसका फंक्शन बता दो, सब समझ में आ जाएगा। तो लैंग्वेज का मतलब क्या है बेटा, लैंग्वेज का समझो, लैंग्वेज का मतलब सिर्फ ग्रामर नहीं है, लैंग्वेज का मतलब सिर्फ वोकैब नहीं है, लैंग्वेज का मतलब सिर्फ रीडिंग स्किल डेवलप करना नहीं है, लैंग्वेज का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि जब इन सब चीजों को आप मिला दोगे, समझ गए ना, ये है लैंग्वेज। लेकिन हम तो क्या करना है, हमको तोड़ना है। सर ग्रामर मैंने पढ़ लिया है लेकिन अभी वोकैब पे काम करना है। भाई जब तुम ग्रामर पढ़ रहे थे तो उसमें वर्ड्स नहीं लिखे, तुम वर्ड्स नहीं लिखे उसमें, उसकी मीनिंग जाने बिना तुमने सेंटेंस बना दिया। ग्रामर सब अब तैयार किया, अब वोकैब पे काम करना, मतलब हर चीज में बंटवारा, सीखनी है लैंग्वेज तुमको, समझ गए ना। ऐसा प्लीज छोड़ दीजिए ये सब बच्चों वाली हरकत, और जो भी आपको लगे कि इस तरीके की चीजें हमारे, अगर ये इस तरीके का मैसेज ट्रांसफर हो रहा है तो गलत मैसेज ट्रांसफर हो रहा है साहब, ठीक है, और यही रीजन है कि आप अभी यहीं तक पहुंचे हैं। देयर वाज अ किंग, सरला गोज टू मार्केट, क्या बात है, सही है, एस्नो टाइप बनाओ बेटा, सर डस सरला गो टू मार्केट, वाह, समझ गए नहीं, इसी में आप मगन है, राइट। तो समझो चीजों को अलग नहीं करना है, सारी चीजें मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज बनाती हैं, तो हर चीज पर काम करिए, हर चीज पर, एंड यू हैव टू, यू विल हैव टू एक्चुअली, आपको करना पड़ेगा, समझ गए ना। इफ यू वांट टू चेंज, or we can say that in other words, if you want to change any kind of change in your life, then you will have to do something, this type of work, समझ गए ना। इस तरह की चीजों को आपको करना पड़ेगा, आपको सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज क्या आपसे डिमांड करती है आपको समझना पड़ेगा, उसको फील करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि आजकल बच्चों में बिल्कुल नहीं है। उनके पास चीजें हैं, बस उस चीज को उस तरीके से वो सोचना नहीं चाहते हैं। ये तो खुद से डिस्ट्रैक्ट है, ये तो डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो सारी चीजों को मिलाइए और सब चीज साथ में लेके चलिए, फिर लैंग्वेज बेहतर होगी।
ठीक है, नहीं तो मुझे मम्मी से बात करनी है, तुरंत हैज टू ठोक के बैठ जाओगे। Am I right or wrong? Right? Okay. Clear है ना बेटा particles? Thank you so much for this class. See you tomorrow, right? Thank you.